नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर में दम है। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। गुजरात के चुनाव को लेकर भले ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई हो, लेकिन 2017 में गुजरात चुनाव में दम लगाने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता 2022 के चुनाव में नजर नहीं आएंगे। इसके पीछे वजह प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है। गुजरात का सरदार तय करने को लेकर सियासी दंगल शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार गुजरात के चुनाव में मध्य प्रदेश के नेता कम ही नजर आएंगे। क्या है इसके पीछे वजह, जानिए इस खबर में। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और वहां चुनावी तापमान और बढ़ता ही नजर आ रहा है। कांग्रेस भी अब गुजरात को लेकर अपनी सियासी रणनीति तेज करने जा रही है, लेकिन इस बार गुजरात चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रचार करते नजर नहीं आएंगे। दरअसल प्रदेश कांग्रेस का पूरा फोकस अगले साल होने वाले सूबे के विधानसभा चुनाव पर है। लिहाजा पीसीसी ने पार्टी हाईकमान से दूसरे चुनावी राज्यों में मध्य प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी लगाने से रियायत मांगी है। हालांकि अगर हाईकमान को कुछ चुनिंदा नेताओं की जरूरत होगी तो उन्हें गुजरात भेजा जाएगा, लेकिन उनकी संख्या न सिर्फ कम होगी बल्कि सिर्फ कुछ वक्त के लिए वो गुजरात जाएंगे। जब भी चुनाव होता है तो मध्य प्रदेश के साथियों की टीम वहाँ लगती है, पर अभी इस बात की कोशिश की गई है कि जिन राज्यों में नज़दीक चुनाव हैं गुजरात के बाद, उन राज्यों की अपेक्षा जहां चुनाव लंबे अरसे के बाद हैं, वहां के लोगों को गुजरात के चुनाव में ड्यूटी लग रही है। मध्य प्रदेश के कुछ वरिष्ठ नेता जो काफ़ी अनुभवी हैं उनको भेजा जा रहा है। 2017 के गुजरात चुनाव में राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी पूरा दम लगाया था। मध्य प्रदेश से लगी गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में भी प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने प्रचार किया था। इस बार एमपी कांग्रेस के नेताओं ने हालात को देखते हुए गुजरात चुनाव से दूरी बना ली है। उधर कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी ने तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि गुजरात में कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है, साथ ही मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को वहां बुलाया भी नहीं जा रहा है। बुला कौन रहा है ये तो पूछ लो उनसे। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हरा के आते हैं। जिनसे मध्य प्रदेश नहीं संभल रहा, अपनी विधानसभाएं नहीं संभल रही, वो कहाँ जाएंगे? उनको बुला ही नहीं रहा कोई। ये तो कुंठा उनकी प्रदर्शित हो रही है। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी कई महीने का वक्त है, जबकि गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस नेताओं की गुजरात से दूरी को बीजेपी उनकी घबराहट बता रही है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों इस सवाल पर चर्चा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अगला लोकसभा चुनाव ग्वालियर सीट से लड़ने वाले हैं। क्या गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुंह टूट रहा है? दरअसल ये चर्चा इसीलिए है क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया ग्वालियर में ज्यादा सक्रिय हैं। सिर्फ 2 सालों में उन्होंने ग्वालियर के लिए करीब 5,000 करोड़ की योजनाएं चालू करवाई। ऐसे में इस चर्चा में दम तो है। 4 बार गुना से कांग्रेस के सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार गुना की बजाय ग्वालियर में ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीजेपी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं शुरू कराई है। सियासी गलियारों में इस बार इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी चुनावी जमीन बदलने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया 2024 के चुनाव में ग्वालियर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अगले लोकसभा चुनाव में अपना गढ़ छोड़कर ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सिंधिया गुना से ज्यादा ग्वालियर में एक्टिव हैं। हालांकि गुना सीट सिंधिया परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है। 3 पीढ़ियों से सिंधिया घराने का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में गुना की जनता ने सिंधिया परिवार के 3 पीढ़ियों का इतिहास बदल दिया। तब सिंधिया कांग्रेस में थे और बीजेपी ने केपी यादव को उनके खिलाफ खड़ा किया था। इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहली बार हार मिली थी। बाद में राजनीतिक हालत बदले और सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल वो राज्यसभा सांसद और केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं। अब चर्चा ये है कि अगला लोकसभा चुनाव वो ग्वालियर सीट से लड़ सकते हैं।
हालांकि बीजेपी मानती है कि चुनाव के लिए सीट और टिकट तय करना संगठन का काम है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्र में मंत्री बनने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। राज्य की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं जो भी आ सकती हैं पूरे प्रदेश में, उसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं। ग्वालियर में वो विशेष रूप से सक्रिय हैं और इस कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में भी उनका सम्मान बढ़ा है। यहाँ इस अंचल की जो जनता है उसके मन के अंदर भी वो काफ़ी गहराई तक अंदर हैं। जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है तो श्री सिंधिया चुनाव वहीं से लड़ेंगे जहाँ भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा। दरअसल ये चर्चा यूं ही नहीं है। पिछले 2 सालों में सिंधिया का पूरा फोकस ग्वालियर पर दिखा है। शानदार एयरपोर्ट के मेगा प्रोजेक्ट के अलावा हजारों करोड़ की लागत से सड़क और खूबसूरत रेलवे स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट ग्वालियर में आए हैं। पिछले 2 महीने में ही सिंधिया ने 20 से ज्यादा बार ग्वालियर का दौरा किया, जबकि गुना वो काफी कम गए हैं। कांग्रेस को भी लग रहा है कि सिंधिया ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि ग्वालियर में उन्हें हार मिलेगी। देखिए, जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सवाल है, निश्चित रूप से इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से उनकी संलग्नता है और यहाँ पे कामों में लगे हुए हैं कि हो सकता है वो ज़मीन तलाशने का प्रयास कर रहे हों ग्वालियर की जो लोकसभा सीट है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब गुना की जनता ने उनको नकार दिया तो ग्वालियर में, और विशेषकर ये भी देखने वाली बात है कि ग्वालियर में जो स्थापित भारतीय जनता पार्टी है उनके लीडर्स का रवैया उनके प्रति कैसा है। और मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है, पहले तो मुझे लग रहा है कि वो अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे, कि अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक स्थापित लीडर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। सिंधिया न सिर्फ ग्वालियर के विकास को लेकर एक्टिव हैं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की कवायद में भी हैं। वो कभी दलित नेताओं को खाना परोसते नजर आते हैं तो कभी एक ही थाली में खाते भी दिखाई देते हैं। वो एक महाराज की छवि से इतर एक जन नेता की मजबूत इमेज भी बना रहे हैं। ऐसे में ये ग्वालियर सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज होने लगी हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। इस विधानसभा में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन की वजह से ये सीट खाली थी। अब यहां उपचुनाव हो रहा है। उधर उपचुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे करना भी शुरू कर दिए हैं। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल भी बज गया है। निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। भानु प्रतापपुर में 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। उपचुनाव का नोटिफिकेशन 10 नवंबर को जारी होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर तय की गई है। कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। इधर उस उपचुनाव के लिए सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। स्वर्गीय मनोज मंडावी जो भानु प्रतापपुर के लोकप्रिय विधायक थे, उनके द्वारा इस क्षेत्र के कराए गए विकास के कार्य, उनकी लोकप्रियता के दम पे हम भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि भानु प्रतापपुर की जनता स्वर्गीय मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि स्वरूप भानु प्रतापपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएगी और निश्चित तौर पे कांग्रेस का विधायक एक बार फिर से भानु प्रतापपुर से चुन के आएगा और स्वर्गीय मनोज मंडावी के द्वारा जो सपने देखे गए थे भानु प्रतापपुर के विकास के लिए, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में हम सब एक कदम और आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, आदिवासियों का आरक्षण को समाप्त किया है। 32% के आरक्षण को उन्होंने 20% किया है। इसके चलते आदिवासी समाज में भारी नाराजगी है। अभी वर्तमान में भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। वहां की जनता कांग्रेस को जोरदार तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए अभी उपचुनाव में वहां वो निश्चित रूप से सबक सिखाएगी और कांग्रेस को जो ये आरक्षण आदिवासियों को समाप्त की है, इसके लिए वहां पर कांग्रेस का इस उपचुनाव में, भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में वहां पर कांग्रेस का जमानत जब्त करेगी। ये सीट कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन की वजह से खाली हुई थी। इस सीट से उनकी पत्नी सावित्री मंडावी कांग्रेस की कैंडिडेट हो सकती हैं।
शिक्षिका की सरकारी नौकरी से उनके इस्तीफे के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धान के कटोरे में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। जी हां, छत्तीसगढ़ में इस बार रिकॉर्ड धान खरीदी की तैयारी है। चुनावी सीजन है, इसलिए किसानों की समस्या का ज्यादा ख्याल भी रखा जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस सरकार नहीं बल्कि बीजेपी की भी पूरी नजर धान खरीदी पर है। सरकार चाहती है कि किसानों को धान बेचने में कोई समस्या ना हो और बीजेपी की नजर किसानों की समस्याओं पर है ताकि सरकार को घेरा जा सके। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में धान और किसान राजनीति के प्रमुख केंद्र बिंदु माने जाते हैं। धान खरीदी शुरू हो गई है और जिसे लेकर के अब राजनीति भी तेज हो गई है। दरअसल चाहे पार्टी कोई भी हो, दोनों किसान हितैषी अपने आप को बताते हैं। वैसे तो हर साल इस मौसम में धान की खरीदी होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी चुनावी सीजन में हो रही है, लिहाजा इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बात करें धान खरीदी के आंकड़ों की तो इस बार 25,72,000 किसानों ने अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। पिछली साल के मुकाबले 61,000 ज्यादा किसान रजिस्टर्ड किए गए हैं। इस बार खेती का रकबा भी बढ़कर 30 लाख हेक्टेयर हो गया है, लिहाजा धान की खरीदी भी पिछले सीजन की तुलना में ज्यादा होगी। पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था, लिहाजा रिकॉर्ड धान खरीदी के टारगेट के बावजूद बीजेपी ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी की मांग है कि सरकार प्रति एकड़ सिर्फ 15 क्विंटल की बजाय 20 क्विंटल धान की खरीदी करे। धान खरीदी, दिवाली के धान कटने का काम अब शुरू हो रहा है। कुछ धान दिवाली के बाद कटे हैं, नमी है। ये तथाकथित किसानों की जो सरकार है, तथाकथित, मैं तो किसानों की शोषक सरकार मानता हूं। ये नमी के प्रतिशत को बढ़ाए ना, जो हमने मांग की है 20% तक की नमी आपको लेनी होगी, तो उसके फोटोकॉपी प्रवक्ता जो हैं, जितने उनके प्रवक्ता है मुख्यमंत्री जी के पीछे खड़े रहते हैं और मुख्यमंत्री जी सुन लेते हैं, फिर आपको बयान देते हैं। तो ये फोटोकॉपी प्रवक्ता जो हैं कांग्रेस के, जो लोग भी हैं, वो कभी भी किसानों के मुद्दे पर या हम जो विषय उठाएंगे उस मुद्दे पर बात नहीं करते। उधर बीजेपी की मांग और आरोपों पर कांग्रेस कान नहीं दे रही। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि बीजेपी बिना मुंह की बात करती है। तो बीजेपी को तो बोलने के लिए कोई मुंह ही नहीं है, बिना मुंह का बात करते हैं हम लोग। इन लोग का सरकार था तो कभी 70 लाख से ऊपर नहीं गए। आज हम 98 लाख मीट्रिक टन और इस साल 1,10,000 मीट्रिक टन, तो ये कहाँ तुलना में है लोग बात कर रहे हैं। लोग को जब मौका मिला था काम करने के, लोग किए नहीं। क्या जब सांप निकल गया तो उसके रस्सी में लाठी पीटने से कुछ थोड़ा होता है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है तो यहाँ के किसानों का वोट चुनावों में निर्णायक फैक्टर है। यही वजह है कि सरकार धान खरीदी से लेकर भुगतान तक पूरी प्रक्रिया में किसानों की सुविधा का ख्याल रख रही है, तो वहीं बीजेपी धान खरीदी के लिमिट बढ़ाने के नाम पर सियासी रोटी सेक रही है। छत्तीसगढ़ में यदि सत्ता तक आपको पहुंचना है तो किसान को साधना ही पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ की राजनीति है वो कह रही है। और यही वजह है कि हर पार्टी, राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, किसान का हितैषी अपने आप को बताता है। चूँकि धान खरीदी अभी चल रहा है और छत्तीसगढ़ में 2497 से अधिक जो समितियां हैं वहाँ पर धान खरीदी हो रही है, तो ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे को जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि आखिर किसान का हितैषी कौन है। देखना ये होगा कि आने वाले 2023 के चुनाव में किसान किसे अपने नेता के रूप में चुनती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में महतारी पर महाभारत छिड़ी है। मूर्ति सियासत का मुद्दा बन गई है। बात प्रदेश के सम्मान पर आ गई है। बीजेपी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने माफी की मांग की, जबकि बीजेपी का कहना है कि गलती ही नहीं तो माफी किस बात की। सिर्फ छत्तीसगढ़ महतारी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ियावाद भी सियासत जोरदार है। देखिए।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों छत्तीसगढ़ियावाद पर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद में लगातार बयानबाजी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी घोषणा की कि प्रदेश के हर जिले में छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा लगाई जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने पिछले 15 सालों तक के छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दबा कर रखा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस आने वाले समय के चुनाव को देखते हुए इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। जिस प्रकार से हम भारत माता का सम्मान करते हैं, भारतीय होने का हमको गौरव है, भारत माता हम सबकी माता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी हमारी माता है। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई में अब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की दुहाई दी जाने लगी है। मूर्ति सियासी मुद्दा बन गई है। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फुट ऊंची और 1200 किलो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया था। सीएम ने इस प्रतिमा को राज्य की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बताया, लेकिन प्रतिमा के बहाने बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के बहाने महिला उत्पीड़न और शराबबंदी का मुद्दा छेड़ दिया। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया और बीजेपी से माफी की मांग की। जिस प्रकार से हम भारत माता का सम्मान करते हैं, भारतीय होने का हमको गौरव है, भारत माता हम सबकी माता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी हमारी माता है और उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों को विरोध कर रहा है। जब छत्तीसगढ़ के लोग जब जाग गए हैं, वो अपना अधिकार समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ की संस्कृति जब विश्व पटल में सामने आ रहा है, सारे कलाकार बोल रहे हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, उस समय इनके पेट में तकलीफ हो रही है। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूं कि लेकिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगना। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने पूछा था कि मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बढ़ जाएगा। शराबबंदी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाते हुए नितिन नवीन ने कहा कि मूर्ति से इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा? क्या महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है, लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच जाएगा क्या? जो काम आपका है महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं का आपने संकल्प लिया था शराबबंदी का, जो गंगा का जल का कसम खाया था, उस शब्दों को जवाब दीजिए। मूर्ति लगाने से इन सब चीजों का सवाल का जवाब नहीं आने वाला है। इस सरकार में छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है, ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेके चलते हैं। इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंत्री अमरजीत भगत ने नितिन नवीन के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया, तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि छत्तीसगढ़ को मान सम्मान दिलाने का काम बीजेपी ने किया है। बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि जब गलती की नहीं तो माफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। नितिन जी का पूरा बयान राजनीति से प्रेरित है, राजनीति के अलावा इसमें कुछ और बात नहीं है। रहा सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनका हम लोग सब सम्मान करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान नहीं करती है, विभिन्न मौकों पे देखा गया है। भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में भेजने लायक कोई लोग नहीं है? क्या वो छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं है? 3 राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से बाहर के, और जिन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं भी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं दी है, तो हम छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ महतारी पर भी सियासत जारी है। इसे राज्य के सम्मान से जोड़ा जा रहा है और इसी बहाने सियासी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बयानों के तीर बरसाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर सियासत गरमाई है। समय समय पर इस पर सियासत होती रहती है। इस बार छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा की स्थापना के साथ सियासत और बढ़ी है और जाहिर तौर पर आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा, इस पर सियासत और बढ़ेगी। देखना यह है कि इस पर कौन किस बाजी लेकर आता है, क्योंकि जो बाजी लेकर जाएगा जाहिर तौर पर आने वाले चुनावी नतीजों पर भी उसका असर दिखेगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
और खबर में दम है में इतना ही।